हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साइंस एजुटेक चैनल में। तो चलिए, हमारे जो कल के क्वेश्चंस थे जनरल साइंस के, उस क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सारे जो साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्या है कि पहली बार साइंस क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें क्या है कि साइंस का जो लेवल है वो मॉडरेट है। मॉडरेट यानी कि ठीक है, मतलब ठीक ठाक लेवल पे साइंस यहाँ पे आ रहा है। तो इस साइंस को हम क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। जो हमारे क्वेश्चंस कल हुए थे उससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, सेल थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, सेल थ्योरी किसने दी थी। ठीक, तो सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। ठीक है, अब फर्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पे वाटसन क्रिक, हॉपकिंस व फंक, या स्लाइडेन व श्वान, या विर्चो व फंक। ठीक है, देखिए वाटसन क्रिक जो थे उन्होंने डीएनए का मॉडल दिया था। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा डीएनए का मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। हॉपकिंस व फंक ने, तो फंक जो थे उन्होंने विटामिन की खोज की थी, यानी कि विटामिन को डिस्कवर। स्लाइडन और स्वान जो थे और विर्चो और फंक, विर्चो जो थे इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, क्या दी थी, मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखिए एक मॉडर्न सेल थ्योरी है और एक है सेल थ्योरी। तो यहाँ पर कोशिका जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है सेल थ्योरी, यानी कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडन और श्वान ने, जिसमें से स्लाइडन और श्वान जो थे वो जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी के, एक जूलॉजी एक जंतु विज्ञानी थे और एक वनस्पति विज्ञानी थे। ठीक है, तो स्लाइडर और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कब दिया था, 1837 और 1838 में। ठीक है, इन्होंने एक कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी दी, और इस सेल थ्योरी के अनुसार इन्होंने कहा कि जो जीव होते हैं वो मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं या जीव होते हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर बनते हैं, कोशिकाओं से, यानी कि सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जो जीव होते हैं इनका जो शरीर होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनती है, यानी कि इनका संरचनात्मक और क्रियात्मक इनकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, यूनिट जो होती है वो क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोशिका सेल थ्योरी जो थी वो दी थी स्लाइडर और स्वान ने, कब दी थी, 1837 1838 में। लेकिन क्या हुआ कि इसमें ही नई कोशिका, ठीक है, यानी कि वर्ष या सन 1855 में, ठीक है, जैसे मैंने आपको विर्चो के बारे में बताया, जो विर्चो थे इनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, क्या नाम है इनका, रुडोल्फ विर्चो। तो ये जो रुडोल्फ विर्चो थे इन्होंने मॉडल सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, यानी कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि इन्होंने क्या कहा था कि कोशिकाओं की उत्पत्ति, इन्होंने ये कहा था कि सेल की जो उत्पत्ति होती है यानी कि सेल जो बनती है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। यानी हम कह सकते हैं, इन्होंने कहा एक वर्ड दिया, यानी कि इन्होंने एक शब्द, एक सेंटेंस दिया जिसको कहते हैं ओमनीज सेलुला सेलुला। ठीक है, क्या कहते हैं, ओमनीज सेल्यूला ए सेल्यूला। ठीक है, इन्होंने ये एक वर्ड, एक सेंटेंस दिया था। ठीक है, याद रखिएगा कि ओमनी सेल्यूला सेल्यूला किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने ही 1855 में आधुनिक सेल थ्योरी दी थी, यानी कि मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक, तो इसका क्या आंसर होगा हमारा, स्लाइडन और श्वान। ठीक है, इसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से एड्स का निश्चयात्मक परीक्षण है, एलिसा परीक्षण, बेस्टन ब्लॉटिंग परीक्षण, या नेवा परीक्षण, या पीसीआर परीक्षण। देखिए एलिसा परीक्षण जो होता है वो प्रारंभिक परीक्षण होता है। ठीक है, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरी होता है। बेस्टन ब्लॉटिंग परीक्षण ये निश्चयात्मक परीक्षण होता है। नेवा परीक्षण जो होता है या पीसीआर परीक्षण की अगर हम बात करें तो ये हमारा आधुनिक परीक्षण है। ठीक है, पीसीआर जो है वो कौन सा परीक्षण है, आधुनिक परीक्षण। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निश्चयात्मक परीक्षण जो है वो एड्स का किसके द्वारा होता है, तो ये बेस्टन ब्लॉटिंग परीक्षण के द्वारा होता है। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि ओजोन छिद्र से तात्पर्य है, ओजोन परत में छिद्र होते हैं। ठीक है, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है, फर्स्ट आपका है कि ओजोन परत में छिद्र होते हैं। दूसरा है स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन परत की मोटाई में कमी।
ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन परत की मोटाई में कमी। और तीसरा है ट्रोपोस्फीयर में ओजोन परत की कमी और ट्रोपोस्फीयर में ओजोन परत की मोटाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और ये ट्रोपोस्फीयर, ये क्या है, ये मंडल है। ठीक है, क्या है, समताप मंडल, वायुमंडल, ये सारे के सारे एक मंडल होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे वातावरण में चार मंडल होते हैं। ठीक है, तो उसमें से ही जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, ओजोन में क्षेत्र होता क्यों है, तो ओजोन की जो लेयर होती है वो क्या होती है, उसकी परत जो होती है वो पतली होती जाती है, यानी मोटाई में कमी आती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें छेद हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम आंसर लगाएं तो हम यही लगा के आएंगे कि ओजोन परत में छेद होता है, इसलिए ओजोन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा स्ट्रेटोस्फीयर। इस स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन परत में मोटाई में कमी। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर को हम हिंदी में अगर कहें तो इसको हम कहते हैं समताप मंडल। ठीक है, क्या कहेंगे, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी, ठीक है, क्या कहलाती है, ओजोन छिद्र कहलाती है। ठीक है, अब ओजोन छिद्र यानी कि ओजोन लेयर जो है उसका मेन काम क्या होता है, आपको पता ही होगा कि सनलाइट जो होती है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनी विकिरण होती है वो एक लेयर बनाती है अर्थ के ऊपर। तो जो परावैंगनी किरणें हैं वो क्या होती हैं, यहाँ से वापस लौट जाती हैं, पृथ्वी के अंदर नहीं आ पाती हैं। ठीक है, और जैसे कि अगर आप लोगों को पता है कि ओजोन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, O3 है। ठीक है, O3 है। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि ओजोन लेयर को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है ओजोन लेयर को, वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ज़्यादातर पहले किन चीज़ों में पाई जाती थी, तो जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया यानी कि फ्रिज हो गया, ठीक है, AC हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, इन सब चीज़ों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी। एक समय पे ऐसा था कि अर्थ में इतना ज़्यादा AC और फ्रिज को यूज़ नहीं किया जाता था, तो जिससे ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था वो नॉर्मल था। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि ट्री यानी कि पेड़ों को भी काटा जाने लगा, और उसके बाद AC और फ्रिज का भी यूज़ इतना ज़्यादा होने लगा कि हर घर में आपको AC और फ्रिजेस मिलेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो पूरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो थी वो पूरे चीज़ों में क्या हो गई, यानी पूरे अर्थ में फैल गई। और जब वो फैली तो उसने किस पर ज़्यादा इफेक्ट डाला, ओजोन लेयर पे। ठीक है, तो सबसे पहले ओजोन लेयर का छिद्र भी देखा गया था अंटार्कटिका पे। ठीक है, कहाँ देखा गया था, अंटार्कटिका में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ देखा गया था, अंटार्कटिका में। चलिए, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र ग्लोबल वार्मिंग से सबसे पहले प्रभावित होगा, आर्कटिक व ग्रीनलैंड की हिम चादर यानी कि बर्फ की चादरें, या रेगिस्तान, या अरब सागर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र जान लेते हैं क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। ठीक है, अब इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु, ऑर्गेनिज्म या प्रोडक्ट कहें, उत्पाद कहें, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, बहुत सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, एक सिस्टम बनाती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब तालाब का पारिस्थितिक तंत्र भी होता है, ठीक, और मतलब जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है, थलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है, रेगिस्तान का पारिस्थितिक तंत्र होता है, जंगल का पारिस्थितिक तंत्र होता है। ऐसे ही आर्कटिक और ग्रीनलैंड की हिम चादरों का भी पारिस्थितिक तंत्र होता है। इन्होंने पूछा कि ग्लोबल वार्मिंग से सबसे पहले प्रभावित कौन होगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट में कौन प्रभावित होगा, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ये जान लीजिए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग सबसे ईजी है, 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होता है कि जब हमारी अर्थ वार्म होने लगती है यानी बहुत ज़्यादा गर्म होने लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अभी ग्लोबल वार्मिंग होता कैसे है, तो क्या होता है, देखिए ये अर्थ है हमारी, ठीक है, और इस अर्थ में मतलब ये हमारी अर्थ है और ये सूरज की किरणें आ रही हैं। ठीक है, क्या होता है, ये किरणें आ तो जाती हैं, ठीक है, अब
वापस जाने में, मतलब जितनी किरणें यहाँ पे आती हैं उससे 40%, यानी मान लीजिए 100% किरणें यहाँ पे आ रही हैं तो 40% किरणें वापस जा रही हैं, बाकी 60% हमारी अर्थ की सरफेस पर बच जाती हैं। जब ये बच जाती हैं तो ये क्या होती है, यहाँ पर वार्मिंग यानी कि टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। ठीक है, ये जो टेम्परेचर बढ़ाती हैं इसको कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, ये क्या होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ही क्या करती है, रेडिएशन बढ़ाती है, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है। जिससे क्या होता है, हमारी अर्थ का क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक, टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 की मात्रा भी बढ़ती जाती है। अब जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो अर्थ में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो पारिस्थितिक तंत्र, अगर थार का रेगिस्तान देखें तो आपको पता ही होगा रेगिस्तान पहले से ही गर्म होता है, अरब सागर पानी होता है। सबसे पहले जो प्रभावित होगा यानी जिस पर अफेक्ट होगा वो क्या होगा, आर्कटिक और ग्रीनलैंड की हिमचादर, यानी कि बर्फीली चीज़ें जो होंगी वो सबसे पहले क्या होंगी, इफेक्टिव होंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड की हिमचादरें। कि कौन सा पारिस्थितिक तंत्र ग्लोबल वार्मिंग में सबसे पहले प्रभावित होगा, तो आर्कटिक और ग्रीनलैंड की हिमचादरें। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जल संवहन तंत्र किस जीव का एक लक्षण है। ठीक है, जल संवहन तंत्र किस जीव का एक लक्षण है, स्पॉन्ज या स्पॉन्जिला या एस्टेरियास या बेलिनोग्लोसिस। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा होगा। अब आप कहेंगे ये तो स्टारफिश है, लेकिन स्टारफिश का तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं है। यहाँ पर हमने ऑप्शन में स्टारफिश का नाम ही नहीं दिया। तो देखिए एस्टेरियास जो होता है इसी को हम कहते हैं स्टारफिश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एस्टेरियास जीव जो है वो क्या है, स्टारफिश ही है। ठीक है, इसको हम हिंदी में अगर बोलें तो तारा मछली कहते हैं। क्या कहते हैं, तारा मछली, क्योंकि ये तारे की संरचना की होती है। ठीक है, जल संवहन तंत्र जो होता है वो एस्टेरियाई जीव का एक लक्षण होता है। किसका होता है, एस्टेरियाई जीव का, तो इसका आंसर होगा एस्टेरियाई। एस्टेरियाई को हम तारा मछली कहते हैं। और ये किस संघ की मछली है, तो ये है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, किसकी है, ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा की मछली है। ठीक है, या जीव है, ये इकाइनोडर्मेटा की जीव है। ठीक, ध्यान रखिएगा। जल संवहनी तंत्र में क्या होता है, एक छिद्र युक्त पट्टिका होती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये बहुत सारे छोटे छोटे ये तो ये कांटे कांटे बने हुए थे, इसको चलने के लिए बने हुए थे, लेकिन छिद्र युक्त पट्टिकाएं होती हैं। ठीक है, जिसमें जल जो होता है वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, जल संवहन तंत्र। यानी कि स्टारफिश में ये छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। इन छिद्रों से क्या होता है, वाटर जो होता है बॉडी के अंदर जाता है, इसी को हम जल संवहन तंत्र कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा तारा मछली जो है वो किस फाइलम की है, यानी कि किस संघ की जीव है, तो वो है इकाइनोडर्मेटा संघ की। ठीक है, चलिए, वह जानवर जो समुद्री जल में स्वतंत्र रूप से रहता है क्या कहलाता है। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि उस जानवर का नाम बताइए या उन जानवरों को क्या कहते हैं जो समुद्र में रहते हैं। ठीक है, समुद्र के जल में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। सरोजीवी, नितलस्थ या सरिताजीवी या अम्बुधी या पैलेजिक। ठीक है, अम्बुधी यानी पैलेजिक, इनको हम कहेंगे अम्बुधी यानी कि पैलेजिक। जो समुद्री जल में स्वतंत्र रूप से रहते हैं उनको हम अम्बुधी के नाम से या पैलेजिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक, जो समुद्र, देखो समुद्र जल में रहते हैं, समुद्री जल में रहते हैं, जो समुद्र के तल में रहते हैं। ठीक है, जो समुद्र के तल में रहेंगे उनको कहेंगे हम नितलस्थ। ठीक है, क्या कहेंगे, नितलस्थ। ये समुद्र के तल में रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ये समुद्र के तल में यानी नीचे। ठीक है, ये समुद्री जल में। ठीक है, ध्यान रखिए, जल में यानी तैर रहे होते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, और जो समुद्र के तल में यानी कि नीचे एकदम बैठे हुए रहते हैं वो नितलस्थ होते हैं, और जो जल में होते हैं वो अम्बुधी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए स्पंज में। ठीक है, अब स्पंज आ गया। स्पंज जो है उसमें भोजन संचय किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं, यानी स्पंज जो है, स्पॉन्ज तो आपने देखा ही होगा, स्पॉन्ज जो है वो किस तरीके से भोजन मतलब इसके जो भोजन संचय जो होता है वो कौन सी कोशिकाएं करती हैं, कोएनोसाइट्स, थीसोसाइट, पीसोसाइट्स और ट्रोफोसाइट। ठीक है, तो इसमें जो होता है वो होता है, देखिए कोएनोसाइट्स, थीसोसाइट्स, पीसोसाइट्स, ट्रोफोसाइट, इसमें होता है थीसोसाइट से। ठीक है, ट्रोफोसाइट्स का काम जो होता है, ट्रोफोसाइट्स का काम जो होता है वो पोषण प्रदान करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, पोषण देना, पोषण प्रदान करना। तो ये तो भोजन संचय का काम करेगा नहीं। पिनेकोसाइट्स,
या पीसोसाइट्स जो होता है ये बाहरी स्तर जो पिनेकोडर्म और कोएनोसाइट्स होता है उनके भीतर का स्तर होता है, ठीक है, भीतरी स्तर होता है। और जो कोएनोसाइट्स होते हैं ये रक्षात्मक स्तर बनाती हैं। क्या बनाती है? रक्षात्मक स्तर बनाती हैं। किसका? स्पंज का। तो बचा क्या हमारे पास? थीसोसाइट। तो थीसोसाइट क्या काम करता है? भोजन को संचय करने का काम करता है, भोजन संचय का काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे अमीबा में भोजन ग्रहण की क्या विधि होती है? होलोजोइक होती है, होलोफिटिक होती है, या एंथोजोइक होती है, या सेप्रोजोइक होती है। देखिए अमीबा जो होता है इसमें आप लोगों को पता है कि ये भोजन ग्रहण जब करता है तो क्या करता है? इंजेशन, इसके स्यूडोपोडिया जो है इसमें इंजेशन की प्रोसेस भी होती है, डाइजेशन की प्रोसेस भी होती है, ईजेशन की प्रोसेस भी होती है, और एसिमिलेशन की भी होती है, और एब्जॉर्प्शन की सारी जो प्रोसेस होती है वो अमीबा क्या करता है? एक में ही करता है। ठीक है, यानी कि सारी की सारी प्रोसेस कर देता है। फूड होता है, स्यूडोपोडिया होता है, इंजेशन यानी कि फूड को ग्रहण करना, डाइजेशन यानी कि फूड को डाइजेस्ट करना, ईजेशन यानी कि फूड को मतलब जो फालतू की चीज़ होती है उसको बाहर निकाला, एसिमिलेशन यानी कि जो काम की चीज़ होती है उसको एसिमिलेट करना, और एब्जॉर्प्शन यानी कि एब्जॉर्ब करना। ठीक, तो ये जो प्रोसेस होती है अमीबा में ग्रहण करने की, इसको कहते हैं हम कौन सी प्रोसेस? होलोजोइक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? होलोजोइक प्रोसेस, या फिर हम इसको कहेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या होगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इस विधि में क्या होता है? इंजेशन यानी कि ग्रहण के बाद में डाइजेशन होता है, और इस क्रिया में पाचन मतलब भोजन जो पचा हुआ होता है उसमें करने वाले जो जीव होते हैं उसके शरीर के अंदर, सभी जीव जो शरीर के अंदर होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया इंजेशन की प्रोसेस हुई स्यूडोपोडिया से, फिर डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन होने के बाद पूरा का पूरा खाना कहाँ आ गया? कोशिका के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये जितने भी जीव होते हैं जिनके अंदर होता है वो कौन सा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, ये हुआ अमीबा में भोजन। चलिए, बीनस के फूलों की टोकरी किस स्पंज के सूखे कंकाल को कहते हैं? ठीक है, यू स्पॉन्जिया, साइकॉन, यूप्लेक्टेला, या स्पॉन्जिला? इसको बताइए। इसका आंसर होगा यू स्पॉन्जिया। ठीक है, क्या होगा? सॉरी, यूप्लेक्टेला। क्या होगा? यूप्लेक्टेला। क्यों होगा? क्योंकि ये बहुत ही मतलब सुंदर, कहने को ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर होता है। अब सुंदर होगा तो फूलों की टोकरी तो कहलाई गई। ये सुंदर होता है और समुद्री स्पंज होता है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? बीनस के फूलों की टोकरी। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जापान के समुद्रों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? जापान के समुद्रों में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं, क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग, ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, या फंगस? ठीक है, तो बताइए क्षय रोग किसके कारण होगा? वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, या फंगस के द्वारा? तो जो होता है ये क्षय रोग जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और किसके द्वारा होता है क्षय रोग? यानी कि टीबी भी होता है। ठीक है, तो जो होगा इसको हम कहेंगे माइक्रोबैक्टीरियम। जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या होगा? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, क्या होगा? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्षय रोग किसके कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये किसको प्रभावित करता है? ये लंग्स को प्रभावित करता है, यानी कि फेफड़ों को प्रभावित करता है, और शरीर के अन्य भागों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक, ये क्या हुआ? क्षय रोग किसके कारण हुआ? बैक्टीरिया के कारण, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वायरस के कारण भी हमारा एड्स होता है। ठीक है, कोविड तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कोविड भी होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण अगर हम देखें तो मलेरिया होता है। ठीक है, मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो प्रोटोजोआ ही होता है। ठीक है, तो ये था हमारे आज के क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। जय हिंद।